अब साइंस का पहला पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट एज ए साइंस में पहला पॉइंट क्या है? बुक का है भाई, बुक का है। ये तो एक बच्चे की है ना, दूसरी का है। लो, इसमें तीन, अगर लेटेस्ट लेगा तो 2 पार्ट्स मिलेंगे, अगर लास्ट ईयर के लेगा तो 3 पार्ट्स मिलेंगे। दोनों एक ही है। पुरानी लेगा तो 3 पार्ट्स मिलेंगे और तेरे को सस्ती मिलेगी, और नहीं लेगा तो फिर 2 पार्ट्स में, वो तीसरे पार्ट में भी इनबिल्ट कर दिया है, तो वो महंगी मिलेगी। वो डिपेंड करता है, तेरे को मार्केट घूमना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं लेने गई थी, मतलब मेरी दोस्त लेने गई थी, तो वो बोल रहे हैं कि बीएसटी का तो पूरा सेट लेना पड़ेगा, वो अलग से थर्ड पार्ट नहीं मिलता। वो तो मिल जाता है, नहीं मिल रहा। मिल जाता है, मिल जाता है। दोबारा किस मैं पूछ लूँगा शप्रीत से ना, उसके पास पड़ा हुआ है, पूछ लूँगा उससे। ये वाली ठीक है? हाँ ये ठीक है। किसी और से पूछी थी? मैं नहीं गई थी। अच्छा, नहीं किसी और बुक डिपो पे गई नहीं होंगी? उसने ढूंढा था तो वो कहती वहीं पे लास्ट पीस मिला, ये लास्ट था, बाकी और कहीं नहीं मिला। और कहीं गई थी ना? हाँ नहीं मिला। कहती वो वहाँ पे भी लास्ट पीस। अभी फ़िलहाल मैं संडे को या मंडे को जाऊँगा, अगर मिल गया ठीक है, तब तक हम इसकी पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल देंगे ताकि बाकी बच्चे क्वेश्चन स्टार्ट कर सकें। ठीक है, कितने की मिली है? इसमें 600 लिखा है। इसमें माल भी थोड़ा नहीं, दो 250 की होनी चाहिए, 200 या 300 की। 300 के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि अब तो पुरानी हो गई ना, ये लास्ट ईयर की है। लेटेस्ट तो अभी आनी है, इसमें शिवदास का नंबर भी होगा। मैं शिवदास की वेबसाइट से चेक करता हूँ, क्योंकि अमेजोन पे तो है नहीं। फ्लिपकार्ट पे चेक कर लेते हैं, एक शिवदास की वेबसाइट पे चेक कर लेंगे, अगर नोएडा से आ जाएगी। ईमेल, पीडीएफ बना के मेल तो सबको लेकर मंगा लेंगे ना, मेल करेंगे तो। कुछ कह रही थी आप? मैनेजमेंट इज अ साइंस। साइंस का पहला पॉइंट क्या है? सिस्टमाइज्ड या सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ। व्हाट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब? जो साइंस होती है वो एक प्रोसेस का नाम है। वो जो प्रोसेस है वो वैसे करोगे तभी रिजल्ट सही आएंगे, कुछ भी करोगे तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। क्या मैथ्स एक साइंस है? मैथ्स एक प्रॉपर साइंस है। साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, तो मैथ्स में भी थ्योरम्स होते हैं, प्रिंसिपल्स, रूल्स होते हैं। वही रूल लगाएंगे तो ही आंसर आएगा, वरना फॉर्मूला, रूल, थ्योरम के बगैर वो सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। ठीक है ना? मैथ्स में हम 2-3 मेथड्स हो सकते हैं, पर प्रिंसिपल तो वही है, कंसेप्ट तो वही है, फॉर्मूला तो वही है, करने का तरीका अलग हो सकता है। ऐसे ही साइंस के अंदर भी सिस्टम होता है। हर सिस्टम की तरह ही साइंस में, मतलब रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, थ्योरम्स है, ऑब्जर्वेशन है, सब कुछ एक्सपेरिमेंट्स है। और जो साइंस के जो नॉलेज है वो ऐसे ही कुछ भी सोच के लिखी गई है कि प्रैक्टिस, सॉरी, एक्सपेरिमेंट करके लिखी है। तो क्या मैनेजमेंट एक सिस्टम ऑफ नॉलेज है? क्या मैनेजमेंट को प्रॉपर बोल सकते हो कि मैनेजमेंट भी, जैसे साइंस में वो रूल्स के बगैर हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, मैथ्स में फॉर्मूला और थ्योरम्स के बगैर प्रॉब्लम को सॉल्व, क्या साइंस मैनेजमेंट में जो आपको सिखाया गया, अभी आपके नेक्स्ट चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आएंगे, क्या वो प्रिंसिपल्स के बगैर हम अपनी क्रिएटिविटी या अपनी थिंकिंग स्किल से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते? तो मतलब मैनेजमेंट साइंस का प्रिंसिपल कुछ हद तक फॉलो करती है कि हम जो पढ़ाई की है उसको भी यूज कर सकते हैं, हम अपना टैलेंट भी यूज कर सकते हैं उसको साइड पे रख के, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की उस टाइम नीड ऑफ द सिचुएशन क्या है। सिचुएशन वो पढ़ाई से हैंडल हो रही है, थ्योरम से हैंडल हो रही है तो कर लो। अगर आप नहीं भी पढ़ के जा रहे हैं एमबीए, आपको थ्योरम याद, प्रिंसिपल्स याद भी नहीं है, आप अपने मेथड से भी वो चीज़ें टैकल कर सकते हो। और रियल लाइफ सिचुएशन को हैंडल करना है तो ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आगे आ जाए बेटा, हर वक्त आपको प्रिंसिपल्स लगाने पड़ेंगे। तो साइंस, सॉरी, मैनेजमेंट पहला साइंस का फीचर पूरे हद तक सेटिस्फाई, जैसे हमने 8 के 3 प्रिंसिपल पढ़े थे, तीनों फीचर्स उसने सेटिस्फाई कर दिए थे, तो वी कैन से मैनेजमेंट इज एन आर्ट, प्योर आर्ट। बट साइंस का ये पहला फीचर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अब पहला साइंस का पढ़िए और पहला मैनेजमेंट का पढ़िए।
Because so this feature of science is present in management. ये पूरी हद तक नहीं है ना। देखो वो इसलिए कह रहे हैं कि साइंस के अपने प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट में भी है। साइंस की अपनी जो थ्योरी है वो आपको पढ़ने के लिए सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट के लिए भी सब्जेक्ट है। एक थ्योरेटिकल एप्लीकेशन के लिए है। क्या रियल लाइफ में साइंस साइंस की जो थ्योरी है रियल लाइफ में साइंस की तरह यूज होती है? जो एक्सपेरिमेंट जैसा बताया वैसे ही करना पड़ेगा, पर मैनेजमेंट में जैसी थ्योरी है वैसा यूज करना पॉसिबल या जरूरी नहीं है। तो ये तो आर्ट की कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? आर्ट में भी थ्योरी है। नहीं, जैसे भी इसमें लिखा है कि वो होता है रूल्स या वगैरह होता है, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं जैसे आर्ट में हम अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं, वैसा है। अभी यहाँ सिर्फ बॉडी ऑफ नॉलेज है कि साइंस को एक्वायर करने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है, तो सिमिलरली मैनेजमेंट को एक्वायर करने के लिए आपको स्टडी, बॉडी ऑफ नॉलेज की बात हो रही है, वो भी आगे आएगा, थर्ड पॉइंट में आएगा। तो क्या साइंस एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको पढ़ा जा सकता है? तो क्या मैनेजमेंट एक बॉडी ऑफ नॉलेज है? और उसकी एप्लीकेशन क्या, जैसे साइंस की तो एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, क्या मैनेजमेंट की है? नहीं। सेकेंड पॉइंट क्या है? साइंस के अभी मैंने आपको बताया प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरम्स होते हैं, फॉर्मूलाज हो, सब कुछ होता है, वो वैसे यूज करने पड़ेंगे, लॉज होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, होते हैं। मैनेजमेंट का सेकंड चैप्टर का नाम ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपके 14 प्रिंसिपल्स फ्योल के हैं और 4 प्रिंसिपल टेलर के और 4 टेक्निक्स ऑफ टेलर है। तो और भी है, ये तो 2 बंदों का नाम लिया ना, आगे मैस्लो आएगा, ऐसे बहुत बहुत जो आपके मैनेजमेंट के जो दिग्गज रहे हैं उनकी उनकी जो टीचिंग्स हैं वो बुक्स में दर्ज की गई हैं, तो वो हमने पढ़नी है। जैसे मैथ्स में थ्योरम्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स, फार्मूलाज, साइंस में फार्मूलाज, फिजिक्स वगैरह में होते हैं, सब कुछ होता है। सेम मैनेजमेंट के अंदर भी प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट ये साइंस का फीचर सुटेबल करता है, बिल्कुल सेटिस्फाई करता है कि मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हैं और साइंस के भी प्रिंसिपल्स हैं जिसको पढ़ के हम यूज कर सकते हैं। पर बार बार मैं एक बात करूँ कि ये यूज करना साइंस में मैंडेटरी है, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है पर यूज करना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। आप कर सकते हो, आप नहीं कर सकते, आप अपने आप भी कर सकते हो। ठीक है जी, दोनों पॉइंट पढ़ लो। इससे ऊपर वाले में बोले कि इसमें तो लिखा है कि ये फीचर साइंस का प्रेजेंट है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो आपको एक्स्ट्रा बताया है ना, अभी भी तो बताया। ये सेकंड फीचर भी प्रेजेंट है। पहला है कि थ्योरी है साइंस में जिसको पढ़ सकते हैं, बॉडी नॉलेज को गेन कर सकते हैं, मैनेजमेंट के अंदर भी है, सिर्फ इतनी सी बात वो कह रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट के अंदर साइंस के प्रिंसिपल्स है। साइंस के प्रिंसिपल्स कैसे बनाए गए? एक्सपेरिमेंट करके, क्या ऐसी तुक्के से? तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है फेयोल ने जो बनाए हैं वो भी एक्सपेरिमेंट करके बनाए हैं, ऐसे तुक्के से नहीं बनाए। तो ये फीचर करती है। इसके आगे मैं आपको अपने आप से बोल रहा हूँ कि ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं, पर उसको अप्लाई करना हमारे लिए हमारी मर्जी है। हाँ, ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करता है, पर उसको एज इट इज अप्लाई करना साइंस में मैंडेटरी है, इसमें अप्लाई करना हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है। अभी पॉइंट सिर्फ अप्लाई करने का नहीं है, पॉइंट है कि नहीं है, कि प्रिंसिपल्स है, एक्सपेरिमेंट से बनाए गए हैं, बॉडी ऑफ नॉलेज है, दोनों में है। पर इसमें सेकंड पार्ट में तो लिखा है कि ये फीचर ऑफ साइंस इज नॉट फुली प्रेजेंटेड। मैं भी तो आपको वही बात बोल रहा हूँ ना, प्रेजेंट तो प्रिंसिपल तो है, एक्सपेरिमेंट से बनाया गया है, लेकिन उसकी यूजेबल साइंस में मैंडेटरी है, हमारे यहाँ मैंडेटरी नहीं है। सारा बुक का थोड़ी लर्न करोगे आप, आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको तो चेंज करोगे ना। इसमें हम लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, आपको आपका क्वेश्चन आएगा, आपको इसमें कंक्लूजन लिखनी है। जैसे आर्ट के तो सारे फीचर सेटिस्फाई कर रहा था, तो मैनेजमेंट इज अ प्योर आर्ट, बट मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस। तो मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, ये वर्ड है, ये प्रॉपर बोर्ड्स का क्वेश्चन है, बहुत साल आ रखा है कि मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, कि साइंस के कुछ फीचर तो है पर उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है, उसके बगैर हम काम चला सकते हैं। कुछ फीचर तो प्रेजेंट ही नहीं है, कुछ फीचर प्रेजेंट है पर उनको फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। इसलिए साइंस तो है बट प्रॉपर प्योर साइंस नहीं है, इन एग्जैक्ट साइंस है, मिलती जुलती साइंस है। मैनेजमेंट साइंटिफिक तरीके से नहीं पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा। तो ये आपको आंसर तैयार करना पड़ेगा दोनों को मिला के। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है। हाँ, वो भी अभी आएगा, थर्ड पॉइंट में आएगा। ठीक है ना, अभी पहले सेकंड पॉइंट पूरा पढ़ लो। प्रिंसिपल्स है, आप बोलोगे सर यस है, पूरा चैप्टर है हमारे पास। एक्सपेरिमेंट से बनाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे आपको, एक्सपेरिमेंट से बनाएंगे, तो कैसे नहीं बनाएंगे। पर बात वही आती है, साइंस के प्रिंसिपल्स मैंडेटरी हैं, उनके बगैर आप जैसा लिखा है जो का त्यों अप्लाई करना है। ये जो का त्यों अप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है।
और एक बात और भी इसमें ऐड कर सकते हो। देखो, साइंस में हमें पहले से ही पता है कि आप ये करोगे साथ में ये ऐड करोगे तो क्या बनने वाला है, किस कलर का बनेगा, सब पहले से पता है। प्रेडिक्शन तो नहीं है ना, रूल्स है, प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट में आप प्रिंसिपल फॉलो करो चाहे टैलेंट फॉलो करो, आपको पहले से पता है क्या होने वाला है। आपका प्रिंसिपल लगाते सिचुएशन बिगड़ भी सकती है और सुधर भी सकती है। प्रिंसिपल लगाने के बाद या टैलेंट लगाने के बाद, दोनों में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। साइंस वाला काम आप कर सकते हो, पर जरूरी नहीं कि साइंस में जैसे बताया गया रिजल्ट वही आएगा। अगर मैं मैथ से पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा हूँ, मेरे को पता है इसका आंसर क्या आना है, मेरे को पहले से पता है वही आएगा। सब बच्चों का सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। पर मैनेजमेंट में सेम प्रिंसिपल लगाने के बाद सबके रिजल्ट अलग अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाला बंदा किस वे में आपकी बात को लेता है वो सेम नहीं है। क्योंकि मैनेजमेंट में हम लोगों से डील कर रहे हैं, वर्क से डील कर रहे हैं, ऑपरेशनल डिवीजन से डील कर रहे हैं। मैंने और साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन साइंटिफिक तरीके से करोगे तो साइंटिफिक आंसर आना ही आना, और पहले से हमें पता है क्या आने वाला है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसे प्रेडिक्शन नहीं है। जैसे ये कहीं लिखा है आपकी बुक में, ऐसी बातें लिखी है प्रेडिक्शन के बारे में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये आपका आंसर पता कैसे बनेगा, ये आपका, इसको लिख लो कंक्लूजन, ये आपको लास्ट में लिखना कंक्लूजन। जिसको कंक्लूडिंग लाइन बनाओगे ना, देन यू कैन इजीली से कि मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। क्या? हाँ, सप्लीमेंट्री पढ़ लिया जी। थर्ड, साइंस के प्रिंसिपल जो इंडियन ने बनाए वो खाली इंडिया में वैलिड है। जो आप केमिकल्स के नाम बोलते हो, कैल्शियम को सी बोलते हैं, पोटेशियम को के बोलते हैं, खाली इंडिया में बोलते हैं? पूरे वर्ल्ड में बोलते हैं। पाइथागोरस इंडिया में लगता है। इंटीग्रेशन आप पढ़ोगे, डेरिवेटिव्स पढ़ोगे, मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, खाली इंडिया में सेम तरीका कि बाहर भी सेम तरीका है। तो मैथ साइंस के सेम, साइंस भी मैथ्स भी साइंस होती है, तो इनके तरीके यूनिवर्सल वैलिड है। जो रिजल्ट यहाँ आएगा वही पाकिस्तान में आएगा, वही नेपाल में, वही अमेरिका में। पर मैनेजमेंट कंट्री टू कंट्री चेंजेस है। इंडिया में बिजनेस करने का तरीका और अमेरिका बिजनेस करने का तरीका सेम है। साइंस सेम है, साइंस की लैब सेम है, स्कूल का मेथड सॉल्व करने का सेम है, पर बिजनेस सेम नहीं है। क्योंकि यहाँ का बिजनेस यहाँ के पॉलिटिक्स पे डिपेंड है, यहाँ के लोगों का टेस्ट, नेचर, लोगों का खरीदने का मतलब उनका जो बिहेवियर पैटर्न है, वो ट्रस्ट हो गया, फेथ हो गया, अलग है। वहाँ के लोगों का खरीदने का तरीका, टेस्ट, पैटर्न डिफरेंट है, तो वहाँ की पॉलिटिक्स डिफरेंट है। यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट अलग है, टैक्सेस अलग है, वहाँ के गवर्नमेंट का सपोर्ट अलग तरीके का। तो क्या मैनेजमेंट यहाँ जैसे करते हैं वहाँ वैसे कर पाएंगे? तो यहाँ की पढ़ाई वहाँ पे काम नहीं है। समझ गए हो? एक बंदा एमबीए करके आया न्यूजीलैंड से, मेरा स्टूडेंट था, न्यूजीलैंड से करके आया एमबीए वापस। जितने की इंडिया में इंडिया वाले एमबीए को जॉब मिल रही थी ना, उतनी उसको मिल रही थी। कहना मेरे को वहां से करने का फायदा क्या हुआ? क्योंकि वो कहते हैं तुमने वहां से पढ़ के आए तो वहां के तरीकों से पढ़ के आए ना, हमारे यहाँ तो अपना डील करके देखना पड़ेगा तुम्हारे को। फ्रेश, हमारे तो फ्रेशर ही हो, उसको कोई इंपॉर्टेंस अलग से नहीं है। और अगर आप इंडिया में मास्टर्स करते हो तो बाहर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, जो सेम वैल्यू होगी जो वहाँ के बंदे। अगर आप इंडिया में सीए करते हो, आपको पता होना चाहिए बाहर इंडिया के सीए की वैल्यू नहीं है, बाहर वो अकाउंटेंट ही बनेगा। बाहर के जाने के लिए 6 महीने का एक्स्ट्रा कोर्स करना पड़ता है, फिर आप बाहर के सीए बन सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां के अकाउंट्स का तरीका डिफरेंट है। आपने 11th में पढ़ा था, हम इंडियन एसोसिएशंस को फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। वहां के स्टैंडर्ड फॉरेन के अलग है ना, AFRA, वहां के अलग है, हमारे अलग है। तो हमने अपनी सीए की पढ़ाई की इंडिया के तरीके से करी है ना, तो हम वहां को मैनेज कैसे कर पाएंगे? बाकी कंपनी के अकाउंट्स मैनेज कर पाएंगे हम? अकाउंटेंट सीए भी क्या करता है? अकाउंट्स को मैनेज तो कर रहा है, तो मैनेजमेंट ही। तो यहाँ की पढ़ाई वहां काम नहीं आएगी, वहां की पढ़ाई यहाँ काम नहीं आएगी। तभी बोलते हैं कि बैचलर स्कूलिंग जहां से मर्जी कर लो, जिस कंट्री में आप जॉब करना चाहते हो सेटल, तो मास्टर्स लेकिन वहां से करो। इसलिए बहुत बच्चे 12th के बाद चले जाते हैं या बैचलर्स के बाद चले जाते हैं। मास्टर्स के बाद आपका जाने का फायदा ही नहीं है, आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। यहाँ पे 5 साल मास्टर्स कर लिया आपने, उसके बाद वहां जाके मैकडी में काम करना पड़ेगा, वहां जाके फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए वही पढ़ाई करो ना, यहाँ अलग पढ़ाई मतलब वहाँ वेस्ट हो जाती है। जिन्होंने बाहर जाने का है वो पहले ही 12th के बाद जाएंगे या 3 साल आफ्टर ग्रेजुएशन जा सकते हैं। मास्टर्स करने के बाद तो कोई फायदा ही नहीं। रजिस्टर बाहर गई है, 12th के बाद गई ना,
फिर अब वो वहीं बैचलर्स करेगी, वहीं मास्टर्स करेगी, उसको फिर वहाँ की पढ़ाई जाएगी, वहाँ की जॉब भी मिल जाएगी उसको कंपनी में, क्योंकि उसने वहाँ की डिग्री ली है यूनिवर्सिटी की। समझ गए? तो क्यों? तो साइंस के प्रिंसिपल पूरी तरह हर जगह वैलिड है, यूनिवर्सल, यूनिवर्स पूरे वर्ल्ड वाइड, स्पेस के अंदर भी वैलिड है, क्योंकि हम स्पेस की स्टडी करते हैं। मैनेजमेंट के तो स्टेट बाय स्टेट ही बदल जाते हैं, यूपी की हिसाब किताब अलग है, दिल्ली का अलग है, गवर्नमेंट ही अलग है, और मैनेजमेंट कंपनी बाय कंपनी अलग है। अगर एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक वाली कंपनी है और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वाली कंपनी को मैनेज करने का तरीका एक ही होगा, ठीक है जी। उसके बाद एक तो ये हो गया, फिर एक सर्विस कंपनी है, बीपीओ कॉल सेंटर, और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दोनों का बिल्कुल डिफरेंट ऑरा है। उसमें लेबर है, मशीनें हैं, टूल्स है, इसमें कंप्यूटर्स हैं, लोग हैं, टीम्स है, टारगेट्स है, दोनों को मैनेज करने का तरीका एक है। यहाँ तो हाँ, मैनेजमेंट परवेसिव है, सब जगह चाहिए, पर सब जगह टैकल करने का तरीका क्या है, अलग अलग। तो ये जो पॉइंट है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करता। पहले दो करता है, लेकिन हमारी मर्जी उसको फॉलो करे ना करे। थर्ड तो फॉलो ही करें नहीं, थर्ड तो है ही नहीं, फीचर ही नहीं है, वो साइंस का फीचर है लेकिन मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं है। रीड कर दो अपने मन में दोनों। जी क्या पढ़ेंगे आगे, कंटिन्यू? कुछ डाउट था वहां तक? स्टैंडर्डाइज टेक्निक मतलब जो से एक जैसे यूनिफॉर्म, जैसे डोमिनोज का पिज्जा का टेस्ट हर जगह सेम आएगा, जो ही मेन्यू स्टैंडर्डाइज किया हुआ, और मेन्यू कह रहा हूँ सॉरी, जो रेसिपी लेस का, केचप का, जो भी आपका टेस्ट आता है सेम आता है। बट एक रेडी वाला बर्गर, रेडी वाला पिज्जा का टेस्ट हमेशा सेम नहीं होता, कभी मिर्च ज्यादा, कभी मिर्च कम, कभी फीका, कभी मीठा, कभी कुछ भी कर जाता है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज टेक्निक नहीं है। तो साइंस स्टैंडर्डाइज है, जैसा है जो का त्यों रहेगा, चेंज नहीं होगा। पर मैनेजमेंट स्टैंडर्डाइज नहीं है। कभी आप मीठा बोलोगे, कभी कौड़ा बोलोगे, कभी ईगो करोगे, कभी एरोगेंट हो जाओगे, कभी प्यार से, कभी मोटिवेट करोगे, कभी कुछ करोगे। आपको 100 बातें करनी पड़ेंगी लोगों से काम कराना इतना आसान। पढ़ लिया जी? इसमें लिखा है कि इट इज नॉट फुली प्रेजेंट, तो ये तो बिल्कुल प्रेजेंट हाँ, तो फुली प्रेजेंट है ही नहीं ना। फुली मतलब बिल्कुल ही तो हुआ। मतलब मुझे लगा हाफ ऑफ है। वो नहीं है, ये क्रॉस कर सकते हो कि ये प्रेजेंट ही नहीं है। यार आप खुद सोचो ना कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री हर जगह सेम है, इंडिया की भी, बाहर की भी, चैप्टर भी सेम, बस आगे पीछे किसी का 9 का, किसी का 8 का, किसी का 10 का, इतना ही फर्क है ना। अगर आप सीबीएसई का कोर्स नहीं करते, आईसीएसई का करते हो, तो आपके जो 10th की पढ़ाई है, उनकी 9th की पढ़ाई है, उनकी और टफ है। जो 10th में पढ़ते हैं उनके 9th, जो 11th में पढ़ रहे हो आपके, उनके 10th में 1 साल आगे है तुमसे, बोलो, समझ गए? पर साइंस तो सब है, तो सही जगह, मतलब चैप्टर तो सेम ही है, ऊपर नीचे है, पर मैनेजमेंट हर जगह अलग है। स्कूल को मैनेज करने का तरीका अलग है, और ट्यूशन को मैनेज करने का तरीका अलग है, लेकिन चाहिए सब जगह, परवेसिव है मैनेजमेंट, हर जगह चाहिए। आपके पर्सनल लाइफ, आपकी अलमीरा, आपका किचन, आपका घर, आपका वॉशरूम से लेके आपका स्कूल, कॉलेज, हर जगह आपको मैनेजमेंट चाहिए। मेरे पास एक फोटो बनी हुई है, इसमें आपको क्वेश्चन आएगा, आपके बुक में नहीं है। ये एक बच्चा लाइब्रेरी में कुछ पढ़ रहा है, ये बच्चा नहीं, एम्प्लॉई हो सकता है या स्टूडेंट भी हो सकता है, तो ये टीचर हो सकता है या उसका एम्प्लॉयर हो सकता है। तो ये इसका डायलॉग लिखा हुआ है, यू डोंट लर्न मैनेजमेंट फ्रॉम बुक्स अलोन, इट इज एन आर्ट, यू लर्न इट थ्रू क्रिएटिव प्रैक्टिस। इसमें ये इट इज एन आर्ट हटा देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है, यू डोंट लर्न मैनेजमेंट फ्रॉम बुक्स अलोन, इट इज यू लर्न इट थ्रू क्रिएटिव प्रैक्टिस। अब क्रिएटिव और प्रैक्टिस किस में आता है, तो ये पहचानोगे, फिर आप लिखोगे आर्ट के पॉइंट्स और इसके। लेकिन अब से आर्ट के 3 है और मैनेजमेंट के 3 है, तो 3 और 3 6 बन गया, आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप 3 ही पॉइंट्स बनाओगे। साइंस के ऊपर 3, मैनेजमेंट के 3, आप 3 ही बनाओगे। आप लिखोगे सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, फिर उसके साथ में पैराग्राफ कि मैनेजमेंट ये फॉलो करता है, इसमें थ्योरी है, बट हम उसको यूज करें ना करें हमारी मर्जी। दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू मैनेज कर रहे हैं जी, आपने एक पॉइंट में दोनों लिखना है, लेकिन 2 पैराग्राफ बनाने, हेडिंग एक रहेगी, समझ गए हो? आपने ये हेडिंग डाली, ये साइंस की लाइन लिख दी, फिर नीचे एक लाइन छोड़ के पूरी लाइन छोड़नी है, ये दिया है फर्स्ट पॉइंट लिखना है, आपका आंसर ऐसे लिखा जाएगा। फिर आप लिखोगे ये प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस के बारे में लिखोगे कि साइंस के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट से बनाए गए और वर्ल्ड वाइड फेमस है और सेम रहते हैं। फिर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी है, एक्सपेरिमेंट से बनाया तो फुलफिल करती है, बट उसको अप्लाई करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट
नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो हम इसको अप्लाई कर भी सकते हैं और नहीं भी सकते, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, इसलिए फुली सेटिस्फाई इसको नहीं करती। ऐसे ये आपका सेकंड पॉइंट क्या है? तो 6 पॉइंट्स नहीं बनाओगे, होंगे 6 ही, पर एक के अंदर 2 पैराग्राफ, फिर एक के अंदर 2, ऐसे आंसर है, और ये आता ही आता है, तीनों में से एक आएगा। प्रोफेशन के सबसे कम चांस होते हैं, लेकिन अब बोर्ड में इस साल प्रोफेशन है, अभी जो पेपर गया पिछले महीने 27 अप्रैल को, 27 मार्च को कोई प्रोफेशन आया है। तुम्हारा नहीं आया? ऐसा कुछ नहीं है, साइंस 6 साल लगातार आया था, कुछ भी आ सकता है, मतलब इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का है, इस चैप्टर में से और कुछ आए ना, इस चैप्टर में और कुछ आए ना है, एक लेवल्स पक्का आते हैं, एक ये पक्का आता ही आता है। मेरा टेस्ट में तीनों में से कुछ भी आएगा। इस चैप्टर का मैं एक टेस्ट अलग लूंगा 1 का, फिर मैं 1 और 2 का भी लूंगा, एक बार मैं मैनेजमेंट साइंस डाल दूंगा, एक मैं आर्ट डाल दूंगा, क्वेश्चन डाल दूंगा, समझ गए, सिंपल सी बात है। चॉइस आती है? चॉइस भी आती है कई बार, आर्ट और साइंस की आती है चॉइस, चॉइस भी आती है, पर आपको सारे ही लर्न करना है। चॉइस आती है, देखो चॉइस ना हमेशा बताया तो बीएससी में बहुत चॉइस आती है, बहुत ज्यादा चॉइस आती है, खुली चॉइस, मतलब एमसीक्यू के अंदर भी चॉइस आती है बहुत सारी। इस साल से चॉइस ज्यादा बढ़ चुकी है, और इतनी ज्यादा चॉइस आएगी, पर चॉइस का ना चैप्टर सेम होता है, टॉपिक अलग होता है। तो कई बार अब मैं आपको टेस्ट दूंगा, मेरे टेस्ट में तो अलग भी हो सकता है, लेकिन जो बोर्ड्स का पेपर होता है ना, कई बार ना एक केस स्टडी दी है, उसमें बोला है आइडेंटिफाई अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और उसके बारे में आप प्रोसेस लिखो, क्योंकि आगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग सबकी प्रोसेस है, तो उस चैप्टर से क्वेश्चन है, पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये प्लानिंग भी लग रहा है और ये स्टाफिंग भी लग रहा है, या ये ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग दोनों लग रहा है, तो उसका मैं लूप होल बताता हूँ क्या करना है आपने। है? ऐसे नहीं होता ना, घर का राज नहीं है, दोनों लिखोगे एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। आप ना सेकेंड क्वेश्चन पढ़ोगे, वो होगा राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो अगर ये प्लानिंग का, तो वो भी प्लानिंग का ही है भैया, ऐसा ना हुआ तो ऐसे ही होता है, तो हर बार ऐसा ही होता है। अभी तक तो ऐसे ही होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कई बार ये तो मैंने डायरेक्टली बोला ना, दूसरे क्वेश्चन में ऐसा कोई हिंट होता है कि आपको पहले का भी हिंट मिल जाता है। एक बात याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स, अकाउंट, सीखो, कुछ भी हो, चॉइस में एक मुश्किल होता है, एक आसान होता है, हमेशा इक्वल लेवल के नहीं आते। आपने ढूंढना है कि इजी कौन सा है, और ये आप रीडिंग टाइम में ढूंढोगे, समझ गए? रीडिंग टाइम में चॉइस लोकेशन पढ़े जाते हैं, करना कौन सा है, ताकि जो बार बार 2 बार पढ़ने, 2 बार क्वेश्चन पेपर के टाइम पे पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है, एक तो छोड़ना ही है, तो जो क्वेश्चन छोड़ना है उसको पढ़ने में टाइम क्यों वेस्ट करें, वो रीडिंग टाइम में वेस्ट करते हैं टाइम, कि कौन सा अटेम्प्ट करना, कौन सा सोचना, क्योंकि पढ़ के एकदम डिसाइड नहीं कर पाओगे, सोचना ही पड़ता 2 मिनट, तो इतना टाइम हम पेपर में क्यों वेस्ट करेंगे, हम पेपर से पहले डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा अटेम्प्ट करना, उस पर पेंसिल से डॉट मार देंगे, समझ गए, कि ये अटेम्प्ट करना है, ये नहीं करना, बात खत्म। फिर जब बारी आएगी हम दूसरा पढ़ेंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं, मन कर रहा होगा अंदर से एक बार दोबारा पढ़ लेते, नहीं पढ़ोगे, लेकिन आप पहले से ही पक्का हो गया होगा, तो या बीएससी से अच्छी पढ़ के जाओगे कि हो सकता है वो दोनों आए, फिर आपको पहले देखना कि ज्यादा अच्छा कौन सा, ज्यादा बढ़िया कौन सा लिख सकते हो, समझ गए? एमसीक्यू में बहुत चॉइस आएंगी। तीसरा है जी, मैंने बोलो जी, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इकट्ठा भी आता है कि आर्ट और साइंस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, इकट्ठे चलेंगी, मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, पर क्रिएटिविटी भी बेस्ड है। खाली प्रिंसिपल से मैनेजमेंट कर सकते हो आप, कुछ हद तक प्रिंसिपल भी लगा सकते हो जो साइंस हो गया, कुछ हद तक अपनी टैलेंट और क्रिएटिविटी, अपनी प्रैक्टिस, जो आप 5 साल से मैनेज करते आ रहे हो वो प्रैक्टिस आएगी, तो जो 5 साल से आपकी मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है वो आर्ट नहीं होगी आपकी। टैलेंट का मतलब क्या होता है, आर्ट ही तो होती है, स्किल्स, तो वो दोनों का मिक्सचर है, कॉम्प्लीमेंट्री, कि दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री समझते हो, पेट्रोल और कार इकट्ठे लेंगे, कोई ये नहीं ये भी चलेगा वो भी चलेगा, ऐसा नहीं होता, दोनों साथ लेके चलना पड़ेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अलग से बीक्यू आ सकता है कि साइंस एंड आर्ट दोनों को साथ लेके चलना है, तो क्या आंसर लिखोगे, फिर आपका ये आंसर तैयार करें, इसको रट्टा मार सकते हो, नहीं जो टॉप टिप में लिखा है। पूरा ढंग से पढ़ लो, उसकी कोई भी लाइन तंग करी तो बता दो, मैं भी इसमें आने वाला था और तुम मुझसे पहले आ गए। अब मैं पढ़ लो, फिर मैं केस स्टडी पढ़ूंगा, आपको कुछ आइडेंटिफाई करना है उस पर। जी क्या?
हाँ, टॉप टिप में जो लास्ट लाइन है वो क्वेश्चन बन जाएगा आपका, और ऊपर जो लिखा है वो आपका आंसर है। ठीक है जी। टॉप टिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है कई जगह पे, कई जगह तो बेकार होती है, लेकिन मोस्टली जगह ऐसी होती है कि बहुत मजेदार होती है। वो टॉप टिप अलग से आपके इको में भी मैंने मार्क कराया ना, अलग से बॉक्स हाईलाइट करते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तभी तो बॉक्स बनाया है। ये बनाया कि इसको ध्यान से पढ़ ले भाई, ये आंसर तो भूल भी जाएगा पर ये मत भूलिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको उससे बना है, उसके इंग्रेडिएंट्स। केस स्टडी पढ़ूं, कुछ डाउट? आर्ट और साइंस में क्लियर है, साइंस इनएग्जैक्ट है, आर्ट को तो सारे फॉलो करने पड़ेंगे आपको। हेमा इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर ऑफ हर कंपनी। शी यूजेस हर क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव इन हैंडलिंग challenging situation at the work. The knowledge gained by her during student days in the college at a renowned management institute, as well as through her observation and experience over the years, is applied by Hema in a skillful manner in the context of realities of the given situation. अब इसमें आपको बताना है कि कौन से फीचर आर्ट के कर रहा है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। She often reads, अमन ये वीडियो चलाई है मैंने, ठीक है। She often reads books and others literature in various fields of management to keep her knowledge updated. तो ये लास्ट लाइन में क्या मिला? theoretical body of knowledge या existential theoretical knowledge। एक और लाइन, the knowledge gained by her in during institute, वो भी इसमें आ सकता है। ठीक है, उस वो प्रैक्टिस में नॉलेज ही है स्कूल में। फिर आपको कौन सा मिला? और she uses her creativity and initiative in handling, तो ये creativity in practice। हाँ, उसके बाद उसमें ये भी है as well through her observation and experience over the skillful manner in context of realities in a given, ये पर्सनलाइज एप्लीकेशन होगी, अपने एक्सपीरियंस से काम कर रही है, समझ गए? तो बेसिक चीज क्या है? हेडिंग। अगर आपका हेडिंग इंपॉर्टेंट याद है, उसके अंदर का मैटर आपको पता है, चाहे याद भी नहीं है, पता है, तो आप ढूंढ सकते हो। हेडिंग ही नहीं याद तो आपको चीज मिलती हुई भी सामने दिखेगी नहीं, क्योंकि हेडिंग ही नहीं याद। हेडिंग है पर्सनलाइज एप्लीकेशन, तो आप वही सोचोगे ना कहाँ पे पर्सनलाइज अप्लाई कर रही है, स्किलफुल मैनर में सिचुएशन को डील करती है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अगर हेडिंग ही नहीं याद तो आपको दिखता हुआ सामान मिलेगा नहीं। क्लियर है? तो इसका आंसर है मैनेजमेंट इज एन आर्ट, फिर वो लिखा हुआ। अब लास्ट है जी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। इसके आगे मैं पढ़ा भी नहीं सकता क्योंकि टॉपिक चले जाएगा, इसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं। प्रोफेशन क्या होता है आज या बताएगी परसों परेशान हो रही थी। बिल्कुल पी लो। मतलब जिसमें हम एक्सपर्ट है, हम जिसमें expert क्या जॉब एक प्रोफेशन है अमन? हर जॉब एक प्रोफेशन है क्या? नहीं। फिर प्रोफेशन का एग्जांपल क्या बनेगा? तो ट्रे भी फिक्स कर दी मैंने, ट्रे जोड़ दिए मैंने, उतर नहीं सकती है। सर एक बॉडी उनको कंट्रोल करती है, जो कुर्सी में सब जोड़ दिए, सब फूटी फूटी सब जोड़ दिया मैंने। एक बॉडी के अंदर होते हैं क्या यार, ऐसे डॉक्टर प्रोफेशन है? जो प्रोफेशनल नॉलेज है ना, वो ऐसी चीज होती है जो उसी क्वालिफिकेशन को एक्वायर करने के बाद हम वो काम कर सकते हैं। विदाउट वो क्वालिफिकेशन हम वो काम, हम कोई भी जॉब कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन वाली भी नहीं कर। तो प्रोफेशन वो होता है जो जैसे एमबीबीएस के बगैर आप डॉक्टर नहीं बन सकते, एलएलबी के बगैर आप लॉयर नहीं बन सकते, बीएड के बगैर आप टीचर नहीं बन सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रोफेशन होती है। आपके टीचर्स आपके प्रोफेशनल चीजें हैं, वो बिना बीएड करे नहीं बन सकती, कोई भी नहीं बन सकता। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं प्रोफेशन। अब एक पॉइंट पढ़ेंगे प्रोफेशन का और एक पॉइंट मैनेजमेंट का। पहला क्या है? प्रोफेशनल बनने के लिए आपको एक जगह से पढ़ाई करनी पड़ती है, और उसकी अलग से पढ़ाई है कि नॉर्मल पढ़ाई है? बैठ जा, तूने पी लिया, तू बैठ जा। अगली बार ना चाय 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 ऐसे झोला लेके आ जा, उसमें कप्स रख ले, रैबर साथ ले आइए अंदर। तो पीते आया करो ना, एंटर करते हो जब, बस 10 मिनट में आपको प्यास बुझा देंगे। अच्छा, प्रोफेशनल क्या है? बॉडी ऑफ वेल डिफाइंड। प्रोफेशनल बनने के लिए आपको
एक पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो नॉर्मल पढ़ाई की अलग से कोई पढ़ाई है, अलग से। और उसका इंस्टीट्यूट भी क्या होगा। तो अगर आपको इंजीनियर बनना है, क्या इंजीनियर प्रोफेशनल होता है? वो बीटेक करे बगैर नहीं बन सकता, उसकी पढ़ाई अलग है, डॉक्टर की पढ़ाई अलग है, डेंटिस्ट की पढ़ाई अलग है, लॉयर की पढ़ाई अलग है। क्या ऐसी पढ़ाई, अलग पढ़ाई मैनेजर बनने की भी है। एमबीए कहते हैं उसको। पर क्या बिना एमबीबीएस करे मैं कह सकता हूँ, या मैंने आधी एमबीबीएस की, मैं फेल हो गया, या आगे पढ़ नहीं पाया, मैं डॉक्टर आधा बन चुका, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ? क्या सीए की थोड़ी सी पढ़ाई करी है, हाफ नहीं थोड़ी सी पढ़ाई की है, मैं बोलता हूँ मैं अब सीए बन गया हूँ, या मैं बन सकता हूँ, मैं प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ? क्या मैनेजमेंट एमबीए करे बगैर मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं? यस। एमबीए करके मैनेजर बनते हैं, प्रोफेशनल है, पर एमबीए करे बगैर भी मैनेजर बन सकते हैं। अगर मैं कंपनी का मालिक हूँ और मेरा भतीजा, मेरे चाचे का लड़का, मेरे मामे का लड़का, मेरा कोई भी जानकार, मेरा कजन, या मेरा कोई नेफ्यू नीस, कोई भी मेरे को लगता है इसमें बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा मैनेज कर सकता है, उसने एमबीए नहीं कर रखी, मैं उसको हायर कर सकता हूँ। मैं अपने बेटे को बोल सकता हूँ एमबीए करने की जरूरत नहीं, ऐसी कंपनी का। तो प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज है जो आप पढ़ भी रहे हो, जो एमबीए के अंदर पढ़ाई जाएगी मैनेजर बनने के लिए, पर वो पढ़ के ही आप बनोगे ऐसा जरूरी, पर प्रोफेशन में जरूरी है। तो मैनेजमेंट ये पॉइंट फुली सेटिस्फाई नहीं करता। पढ़ो, ऊपर का वो नीचे का। और आंसर भी ऐसे लिखने से पढ़ा रहा हूँ, एक पॉइंट ऊपर से, एक पॉइंट ऊपर से। पर सर जैसा आपने बोला कि जैसे कोई भी आपका रिलेटिव है उसे अच्छे से आता है तो आप उसे रख लो, पर उसे इतनी नॉलेज थोड़ी ना होगी कि वो तो वो तो गेन करेगा ना। देख, नॉलेज तो मैनेजमेंट के बंदे को होगी, उसने इंटर्नशिप भी की होगी, क्या पता उसके नॉलेज के बाद भी उसको अच्छा मैनेज करना ना आ रहा हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो क्या पता मेरे वो बचपन से देख के, या मैंने उसमें स्किल्स देखी हो, या उसको मैंने पहले 5-6 महीने जॉब पे रखा हो, या कहीं उसने जॉब की हो, वहां उसको बहुत स्टार रेटिंग मिली होगी अच्छी, तो उसमें अगर मेरा स्किल दिख जाएगा तो उसको मैं रख लूंगा। और आपने टीवी वगैरह मूवीज देखा कि कई बच्चों में इनबॉर्न टैलेंट होता है, वो बचपन से ही मैथ्स अच्छी होती है उनकी, ये म्यूजिक अच्छा होता है, या आर्ट अच्छी होती है, तो कई में मैनेज करने की या लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी होती है। तो अगर एक बंदे में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, उसको मैं टीम लीडर इमीडिएटली बना दूंगा। कि तू टीम लीडर मतलब कौन सा लेवल हो गया? सुपरवाइजरी लेवल। यहाँ से वो अपने ऊपर ऊपर आता रहेगा। अब यहाँ से अच्छा करके दिखाएगा, फिर मैं उसको प्रमोशन कर दूंगा मिडिल पे, फिर मैं टॉप पे भी ले आऊंगा। ये भी हो सकता है कि अपने बेटे को डायरेक्टली सीईओ बना दूंगा, मेरा बेटा वो, मेरी कंपनी मैंने खड़ी की है, मैं उसको डायरेक्टली बोल सकता हूँ। मैं अपने बेटे को यही बोल सकता हूँ, पहले लेबर बन के दिखा। ये तो मेरे ऊपर है ना कि मेरी थिंकिंग कैसी है। मैं अपने बेटे को लेबर से करके प्रमोशन के ऊपर लेके आ सकता हूँ, या मैं डायरेक्टली पहले दिन उसको मालिक बना सकता हूँ, तो मेरे ऊपर है उसको एमबीए करने की जरूरत है भी और नहीं भी। वो तो मेरी सोच के ऊपर है ना कि एमबीए करके उसकी पढ़ाई अच्छी होगी तो वो अच्छा मैनेज करेगा, लेकिन नहीं होगी तो अगर अच्छा उसके मार्क्स नहीं आ रहे या एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पा रहा कैट का, वो लोग छोड़ना अपने आपकी कंपनी आया ज्वाइन करके, क्या दिक्कत है? समझ गए? तो बॉडी है, आईआईएम इंस्टीट्यूट है एमबीए करने के लिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है, आप बॉडी एक्वायर कर सकते हो, पर वो करने के बाद ही आप प्रोफेशनल मैनेजर बनोगे ऐसा कोई जरूरी अपने स्किल से, एक्सपीरियंस से, या नेपोटिज्म से भी बन सकते हो। ये नेपोटिज्म वर्ड डाल भी सकते हो अगर बुक में नहीं भी लिखा तो, छोटे छोटे वर्ड्स लिख लिया करो, आंसर बड़ा हो जाता है बाद में। तो एक पॉइंट आप प्रोफेशन का पढ़ोगे, एक पॉइंट आप उसका पढ़ोगे। एक पॉइंट तो ये रहेगा, वेल डिफाइंड का और उसका फर्स्ट पॉइंट मैनेजमेंट का, एक ऊपर एक नीचे भाई। नेपोटिज्म वाली क्या है? वेल डिफाइंड दो जगह है ना, एक मैनेजमेंट में और एक प्रोफेशन में। पहले प्रोफेशन का पढ़ोगे, उसका मतलब समझाया गया, फिर मैनेजमेंट में किस हद तक वो सेटिस्फाई होता है वो बताया गया। नेपोटिज्म वाली क्या लाइन? आप बस ब्रैकेट में नेपोटिज्म लिख लो भाई, ये लिख दो ना, इफ अ फादर इज ओनर ऑफ बिग रेनाउंड कंपनी, he can hire his own son at the post of CEO without acquiring degree या qualification of MBA। ठीक है ना? पर क्या बॉडी ऑफ नॉलेज है कि नहीं, तो ये प्रोफेशन की हाईलाइट मतलब सेटिस्फाई करता है पर फुली नहीं करता, तो ये नॉट फुली है। इसमें तो लिखाएगी। तो हम आपको चेंज करा तो नहीं आंसर। इसमें सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि मैनेजमेंट की बॉडी है कि नहीं है, जहां से नॉलेज मिल सकती है कि नहीं। ये तीनों में आ गया। देखो, साइंस की नॉलेज है, मैनेजमेंट के अंदर नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड नॉलेज, तीनों में आ गई ना। तीनों से नॉलेज वाला काम तीनों में है। पढ़ाई तो कर ही रहे हो आप, पढ़ लिया जी। सेकंड पॉइंट क्या है? कोई भी प्रोफेशनल
के अंदर, प्रोफेशन के अंदर एंटर नहीं कर सकता जब तक वो क्वालिफाइंग एग्जाम की डिग्री एक्वायर, अगर वो एमबीबीएस में लास्ट में फेल हो गया, सीए करते करते लास्ट में फेल हो गया, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर नहीं बन सकता। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है पेपर क्लियर करने के बाद। क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? पेपर करोगे तो भी कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी नेपोटिज्म। पढ़ो। ये बहुत बड़ा पॉइंट दिया होगा आई थिंक मैनेजमेंट में, छोटा सा है। हाँ तो बड़ा ही है, पूरा ढंग से पढ़ना, पूरा बहुत बड़ा आंसर बन रहा है, ये अच्छा बन रहा है। ये आईआईएम क्या है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बताएं। मैनेजमेंट एमबीए कराता है। मैंने आपको कहा नहीं था कि 12th के बाद ही आईएम में चले जाओ, स्कॉलरशिप लेके कहा तो था। आईएम में जाने के लिए आपको आईपी मैट करना पड़ता है, सीयूटी नहीं करना पड़ता। एंट्रेंस हार्ड है उसका। आईएम इंदौर, आईएम रोहतक, रोहतक में चांसेस ज्यादा होते हैं दिल्ली के बच्चों के लिए। कॉलेज वाले जो जम्मू भी है, तो आईएम में आईपी मैट जेलर में 3 इंस्टीट्यूट कराते हैं। आईपी मैट के अगर आपने क्लियर कर लिया, लाइफ सेट है आपकी। फिर आपका पहले बीबीए होगा और वहीं से एमबीए हो जाएगा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीबीए करते हो, फिर एमबीए के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा कैट का। अगर आप आईआईएम में इंटरव्यू एंट्रेंस दे देते हो आईपी मैट का 12th के बाद, तो आपको कैट का पेपर नहीं देना पड़ेगा। आपकी 5 साल की इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए करती है, बैकडोर एंट्री। समझ गए? डीयू में और की बाकी हर यूनिवर्सिटी में आपको 2 एंट्रेंस देने पड़ेंगे, बीबीए का अलग, एमबीए का अलग। आईपी मैट देने के बाद आपको वो नहीं देना पड़ेगा। एमबीए होगी ना आपकी, उसके बाद आपकी आईएम से निकलती है आपकी जॉब 17-18 लाख की पैकेज साल पर ईयर, प्लेसमेंट अच्छी, सारी रिनाउंड कंपनीज आईएम जाती है। ऐसे आईआईटी नहीं होती साइंस की, वैसे मैनेजमेंट की, कॉमर्स की आईएम होती है। वो उनका आईआईटी का सपना होता है, हमारा आईएम का सपना होता है। इतना आसान नहीं है सपना पूरा करना, और अगर हो गया ना, फिर लाइफ में कोई आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत। आप बिजनेस करो तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। आप जॉब करोगे तो आपको जॉब की कमी नहीं होगी। आप अपनी मर्जी से जॉब बदल सकते हो, आपको कोई निकालेगा नहीं, क्योंकि आपके पास आईएम का बैक है, आईएम से हुआ। इतना कुछ सिखाते हैं ना। मैंने परसों बताया था ना कि वहाँ पे कैसी होती है वो इंटर्नशिप्स वगैरह, कैसी होती है वहाँ। आपके जो स्कूल के प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो फाइलें कंप्लीट करो होती है, उनके प्रैक्टिकल्स क्या होते हैं, कैंटीन मैनेज करके दिखाओ। आता ना उस दिन, इस तरह की कोई रियल लाइफ चीजें करके दिखाओ, तो आपको तभी तो प्लेसमेंट मिलती है कि वो लोग पहले तैयार है मैनेजमेंट करने के लिए, रेडी बैठे हुए हैं। आपको एजुकेशन लोन भी इजीली मिल जाता है आईएम जाने के लिए, बहुत इजीली। लेकिन खर्चा है 30-35 लाख का, 5 साल का खर्चा है, पर निकलती 18-19 लाख की पैकेज भी है, 2 साल में कवर हो जाता है खर्चा। आप एजुकेशन लोन लोगे, आपकी जॉब लगते ही आप उसकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 5 साल की पढ़ाई, 5 साल तक एजुकेशन लोन पे नहीं करना होता। उसके बाद आपकी जैसी जॉब लगेगी, आपकी ईएमआई शुरू हो जाएगी, आप कमा कमा के खुद ही पे कर दो। तो पेरेंट्स से बर्डन भी नहीं है पढ़ाई का। स्कॉलरशिप भी होती है उसमें, एंट्रेंस में बहुत ज्यादा स्कोर कर जाओ, 12th के मार्क्स और एंट्रेंस में स्कोर कर जाओ, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, हाफ फीस हो जाएगी आपकी। लेकिन लाइफ सेट हो जाएगी, पर इतना आसान नहीं है, हर किसी के बस की नहीं आईएम जाना। पढ़ लो जी पूरा पॉइंट, ध्यान से पढ़ो। बाकी सिम्बियोसिस है, बाकी हर यूनिवर्सिटी एमबीए कराती है, ऐसी बात नहीं है, वैल्यू सबकी है, पर वो टॉप है। जो पढ़ो पढ़ो। जैसे डिग्री कोर्स होती है ना, वैसे डिप्लोमा कोर्स होता है, छोटा कोर्स होता है उससे। थोड़ी शॉर्टकट क्रैश कोर्स टाइप पढ़ाई होती है, थोड़ी इजी होती है। तो अगर डिप्लोमा के लिए एंट्रेंस नहीं देना पड़ता। अब जिन बच्चों ने अब सीयूटी क्लियर नहीं हो पाई बाई चांस, तो या तो घटिया कॉलेज मिलेगा, या कॉलेज ठीक ठाक मिल जाएगा, कोर्स घटिया मिलेगा, तो वो लोग डिप्लोमा करते हैं। कि डिग्री नहीं करके डिप्लोमा, उसकी वैल्यू कम होती है, पर यह कि तुम्हारा 3 साल की पढ़ाई हो जाएगी पूरी। ठीक है ना।
थर्ड पॉइंट क्या है जी? प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो एमबीबीएस करने के लिए आपको एक इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, उसका कोड ऑफ कंडक्ट, उसका रेगुलेशन, उसका गाइडलाइंस एक प्रोफेशनल एसोसिएशन जो आईसीएमआर होती है वो तय करती है। वैसे ही लॉयर बनने के लिए आपको एलएलबी करनी है, उसकी पढ़ाई कैसे होगी, बार काउंसिल होती है उसके लिए। तो हर चीज़ के लिए एक एसोसिएशन है स्कूल्स, दिल्ली में स्कूल्स के लिए सीबीएसई एक एसोसिएशन है जो गाइडलाइंस, बुक्स तय करती है कि क्या पढ़ना है, सिलेबस चेंज करती है। तो वैसे ही क्या मैनेजमेंट के लिए आईआईएम तो इंस्टीट्यूट है, उसका करिकुलम, सिलेबस या पूरे इंडिया में क्या पढ़ाना है मैनेजमेंट के अंदर, वो कोई ऐसी संस्था है जो तय करती है। इंस्टीट्यूट अलग बात होती है, वो स्कूल हो गया। सीबीएसई अलग बात है जो डिसाइडिंग बॉडी है। तो क्या ऐसी कोई डिसाइडिंग बॉडी है मैनेजमेंट के अंदर? कोई ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, एआईएमए। ठीक है जी। तो ऐसे ही इसका मतलब ये प्रोफेशन के अंदर जैसे एक बॉडी रेगुलेटरी होती है, वैसे इसके अंदर ही बॉडी रेगुलेटरी है। पर मैनेजर बनने के लिए इस बॉडी से पढ़ाई करनी जरूरी नहीं, पर बॉडी तो है तो ये सेटिस्फाई तो करता है। पर आप इसको फॉलो करो ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बॉडी है कि डिसाइडिंग? जो बॉडी है वो डिसाइड रेगुलेटरी भी होती है, डिसाइडिंग भी होती है, सब कुछ होती है। तो ये तो डिसाइड करेगी ना, काम तो हमारा उससे होगा ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ। तो ये डिसाइड करेगी ना आपने पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना, सिलेबस ये बनाएगी ना, क्या सिलेबस से हटाना है, फिर प्रोजेक्ट कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे, सब कुछ डिसाइड करेगी ना, पूरी इंडिया का डिसाइड करेगी ये। ठीक है ना। अब कोविड में कौन सी वैक्सीन लगानी नहीं लगानी आईसीएमआर डिसाइड करता है ना, तो डिसाइड भी वो करेगा, बनाएगा भी वही। समझ गए? पूरा पॉइंट पढ़ लो प्रोफेशनल एसोसिएशन का, जिसको मान्यता प्राप्त है गवर्नमेंट से कि वही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। एक्सपर्टीज तो पता ही है। नहीं एक्सपर्ट नहीं, उनको बताया गया कि डिजाइन डेजिग्नेटेड किया गया यही करेंगे बस। सीधे सीबीएसई को बोला कि 12th का सिलेबस यही बनाएंगे बस, बोर्ड्स वही कंडक्ट करेंगी, उनको एफिलिएट किया गया। हाँ, इस बार एक ही बोर्ड पता लग गया आपको? और 70% वाला कुछ पता लग गया आपको? मेरे को लगा, मैं बताऊंगा आपको। कहाँ से पता लगा? ट्यूशन में बच्चे विच ट्यूशन? एक बच्चे ने बताया तो मान गए? नहीं, वो उसका क्या बताया? हमारे हिंदी वाले कह रहे हैं कि पैटर्न अब ये है कि 30% है, बाकी सारी हिंदी वालों वो तो के पहले भी था। कम हो गए। 30% तो वैसे भी था। कल तू एक्स्ट्रा बैठी थी तभी मैं हमें कहूँ। एक गुड न्यूज मिली है, हमारे स्कूल वाले ने बताया कि डेट शीट गलत थी डायरी की। मेरा मैथ का पेपर है 24 तुमसे भी लेट है। ऐसी किस्मत भाई। तुम्हारी 20 में से छुट्टियां होंगी, इसको स्कूल जाना पड़ेगा गर्मी में, लू में, सड़ी धूप में। क्यों? बीस में से वो एक्स्ट्रा क्लास होगी, मत जाओ। सर इतनी भी आता नहीं, मेरी 11 बजे छुट्टी हो जाएगी, मेरे को बस एक हफ्ता स्कूल जाना है। मेरी भी 11:30 छुट्टी हो जाएगी, हाफ ऑफ डे। सिलेबस तो वही है, पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। पर यह है कि तब तक मैं फर्स्ट और सेकंड करा दूंगा। और पता है तू खाली डेरिवेटिव करा, फर्स्ट तो करा ही दूंगा, सेकंड भी करा दूंगा। चल अगर नहीं होगा ना सेकंड एंड टाइम करा दूंगा, तो फिर स्टार्ट कर ले। अब थ्योरी में फिर भी 2 तो मैं करा ही दूंगा ना। डिटर्मिनेंट देख शुरू हो गया, डिटर्मिनेंट शुरू हो चुका है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, अप्रैल में खत्म हो जाएगा। तो 24 में से पहले फर्स्ट सेकंड तो करा ही दूंगा आराम से। और अगर बाई सेकंड नहीं भी हो रहा मैं तो बुला के 2 घंटे में करा दूंगा। एक एक से हमारा सेम तो आपको अलग से करना पड़ेगा, उसके बाद उसको टाइम मिल गया। नहीं 24 मई इज अ गुड डेट, 15 मई के बाद पेपर शुरू होने से ठीक बात है। अब वो एक कम कल बेचारा शाम को आ गया। अब उसके 10th की बोर्ड्स दी है, अभी रिजल्ट आया नहीं है। 1 अप्रैल को स्कूल खुला है, 2 मई से एग्जाम स्टार्ट है। स्कूल खुल भी गया। बीएसटी के 11th का पहला चैप्टर आ रहा है, अकाउंट्स के 2, इको के 2, मैथ्स के 2, दो सेट्स और ट्रिगो। बच्चे पास अब वो कल 3 घंटे बैठ के 3.1 ट्रिगो के बढ़ के गया है, पाए रेडियन वाला। नहीं भी स्टार्ट होगी पर करा देंगे। तो बेचारा कह रहा है मैं परेशान हो गया, वो भी तो मैं 10th में 3 महीने की थी तो 12th की शुरू कर दी उसने। मेरा बैच स्टार्ट नहीं हो, उसको मैंने अलग से कल बैठ के वीडियोस दिखाई। चलो फटाफट से जल्दी 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 खत्म करना मेरे को आज ये। क्या प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट में है? ठीक नहीं, लेकिन हम उसको माने ना माने है कि प्रेजेंट होनी चाहिए। अब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, डॉक्टर का कोई प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है? वाइट कोट, स्टेथोस्कोप यूज करेगा, क्लिनिक होगा अलग से, कहीं भी रेडी पे नहीं बैठ सकता,
दुकान नहीं खोल सकता डॉक्टर की, है ना। हाँ, दुकान खोल के बैठ गया, आओ दिखाओ। कभी देखा है डॉक्टर के बारे बंदा बैठा हमारे पास आओ जी, हमारे पास आओ, ऐसे कभी नहीं होता। बाकी दुकानों में होता है ऐसा, ठीक है, लेकिन डॉक्टर की दुकान, लॉयर का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी अलग लॉ फर्म होगी या चैम्बर होगा या उसकी रेडी होती है, लेकिन वो कोर्ट के बाद रेडी लगा के बैठ सकता है, बेंच होता है उसका, पर उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, ब्लैक कोट पहन के कोर्ट लड़ेगा, वैसे वो कोर्ट। तो हर एक का एक यूनिफॉर्म है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो फॉलो करेगा। तो वो कोर्ट में जाएगा, जज को जज नहीं बोलेगा, योर ऑनर बोलेगा, चाहे उसका फादर क्यों ना हो, पापा नहीं बोल सकता उसका वो, क्योंकि उस टाइम वो जज की कुर्सी में बैठा है। एज ए डॉक्टर नर्स का एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको फॉलो करना पड़ता है। क्या मैनेजमेंट में ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट है? पढ़ के बताओ जरा मेरे को, है कि जैसे मर्जी हो बंदा मैनेजर हो सकता है। नहीं? पढ़ के बताओ। नॉट प्रेजेंट। AMI ने बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन वो फॉलो करना आपके लिए जरूरी। कोड ऑफ कंडक्ट के टाई पहन के जाओगे, फॉर्मल्स पहन के जाओगे, और आपका एक अलग से चैम्बर होगा जो आपको बैठने के लिए होगा, क्यूबिकल होगा आपका, वो सब कुछ होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। आप फॉर्मल्स के बगैर आप कैजुअल से भी जाके मैनेजमेंट कर लोगे, कोई रोक नहीं रहा आपको। अगर आप कंपनी के CEO हो तो आप जीन्स पहन के जाओगे तो आपको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये फॉलो करना लगाना इंपॉर्टेंट नहीं। क्लियर हो गया? लास्ट पॉइंट क्या है? है? फॉलो नहीं करता। There is no statutory backing। कि जैसे कोड ऑफ कंडक्ट को बैक AMI करता है, तो ये जरूरी नहीं कि वो फॉलो करना है। आगे Service motive। जो डॉक्टर बनता है, जो लॉयर बनता है, ये इंजीनियर बनता है, ये नर्स बनती है, ये टीचर बनते हैं, ये सब प्रॉफिटेबल मोटिव के लिए नहीं होता। ये जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है, पर इनका मोटिव है सर्व सोसाइटी। इनका क्या है? पुलिसमैन बनता है, ये प्रोफेशनल होते हैं। ये कौन है? सर्व द सोसाइटी, की लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों को कुछ सर्विस दे रहे हैं। असली का तो वो मैं भी उसमें आ नहीं रहा, वो डिबेटेबल है, पर ये इनका काम क्या है? जैसे एक ट्रेडर है, वो दुकान कमा रहा है, वो अपने लिए पैसे कमा रहा है, ये लोगों से डील कर रहे हैं। ये तो चीज बेचते हैं, ये सर्विस बेचते हैं। टीचर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, डॉक्टर सर्विस दे रहा है, सर्विस, अब वो सर्विस चार्ज देता है, ठीक है ना। लॉयर आपको फीस लेगा सर्विस की, तो इंजीनियर आपसे फीस लेगा काम करने की। तो ये सर्व कर रहे हैं, ये उसकी कोई सामान प्रोडक्ट नहीं बेचते आपको। तो क्या मैनेजमेंट भी सर्विस मोटिव रखता है? कैसे? द बेसिक मोटिव ऑफ मैनेजमेंट इज ऑलवेज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप आपका कंपनी के मालिक हो, आप एक MBA का मैनेजर हायर क्यों करोगे? क्योंकि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी। आप चाहते हो कि वो मेरा प्रॉफिट बढ़ाए, मेरी एड अच्छी करे, मेरे को और दिमाग क्लाइंट्स लेके आए, लेकिन फिर भी however profit maximization does not hold true as it's fast changing. If organization has good management team which is efficient and effective, it automatically serve the society by, नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, पर मैं बता रहा हूँ आपके ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट क्या है। पहला क्या है? प्रॉफिट। दूसरा, तीसरा, उसके बाद सोशल। व्हाट इज सोशल ऑब्जेक्टिव? एनवायरमेंट फ्रेंडली और एम्प्लॉयज के बच्चों को या वीकर सेक्शन की सर्विस नहीं। तो प्रॉफिट अचीवेबल था एक मोटिव, लेकिन आजकल ये माना गया कि प्रॉफिट तभी अचीव होगा अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हो, तो लोगों की नजरों में आते हो, तो लोगों की नजरों में आपकी कंपनी की रिस्पेक्ट क्या हो जाती है? तो सर्विस मोटिव है। अगर एक स्कूल है तो स्कूल में EWS का कोटा होता है, उसमें वो गरीब बच्चों को फ्री पढ़ा देते हैं, तो ये क्या है? सर्विस मोटिव है, ठीक है। ऐसे कोई डॉक्टर होगा फ्री में इलाज कर रहा होगा, कोई कोचिंग सेंटर फ्री में पढ़ा रहा होगा, या कोई लॉयर ने एक केस लड़ दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता पर ये सच्चा है, इसको जस्टिस मिलनी चाहिए, मैं ऐसा केस फ्री में लड़ूंगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसी तरह मैनेजमेंट के लिए भी वो फ्री में तो काम नहीं करेगा मैनेजर, क्योंकि वो तो नौकरी कर रहा है, पर वो काम करते करते प्रॉफिट बढ़ता है और सर्विस लोगों को, सोसाइटी को दे सकता है, क्योंकि हेल्प कर सकता है अपनी कंपनी के थ्रू, अच्छे प्रोडक्ट बना सकता है। जितना वो पैसा लोगों से ले रहे हैं, 10 रुपए की चीज में वो 15 रुपए का प्रोडक्ट बना के दे, आपको फायदा दे, ये काम कर सकता है, ठीक है ना। अच्छे प्रोडक्ट बनाएगा ताकि यूजेबल अच्छा हो, जो लोगों को शौक, जो लोगों को यूज करने में दिक्कत ना है, लोगों को वो ना कर सके, हार्म ना कर सके किस तरीके से, ऐसी चीजें अगर मन में रखता है, अपना ही फायदा सोचा जाएगा तो प्रोडक्ट बेकार बनाएगा। वो अपना सोचेगा कि मेरे को कहाँ पैसा बचता है, लेकिन लोगों को भी सोचेगा यार लोगों को इसमें नुकसान ना हो। टाटा ऐसे प्रोडक्ट बनाता है। अब देखो मारुति की गाड़ी है, बेस्ट गाड़ी है। ये पहले वीडियो बंद कर फिर बताऊंगा मैं, वीडियो बंद कर दे।